हेलो स्टूडेंट्स, हम भारत में जो कृषि पढ़ रहे हैं उसके अंदर टॉपिक है गेहूँ। आज हम पढ़ेंगे गेहूँ, वेट। गेहूँ के बारे में आप सभी लोग जानते हो। गेहूँ मुख्य खाद्यान्न फसल है। गेहूँ चावल के बाद में जनसंख्या को कंट्रोल करने वाली प्रमुख फसल मानी जाती है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या की उधर पूर्ति करती है वो चावल है। उसके बाद में गेहूँ का ही नाम आता है। हम देखें कि उत्पादन की दृष्टि से जो भारत में विश्व में जो भारत देश है वो ऐसा देश है जहाँ पर इसका उत्पादन पहले से किया जा रहा है। भारत ऐसा देश है जहाँ पर प्राचीन समय से, जिसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सभ्यताएं हैं भारत की, उन सभ्यताओं से ही या उस काल से ही हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ चीन के बाद में भारत जो देश है वो दूसरा स्थान रखता है। सबसे पहले हम बात करें स्थान की, तो सबसे प्रमुख जो स्थान है, प्रथम स्थान जो रखने वाला देश है वो चीन है। उसके बाद भारत है। ठीक है, चीन में ज़्यादा जनसंख्या है, इसके कारण वहाँ पर चावल की कृषि भी अधिक की जाती है, जिसमें चावल में भी उसका प्रथम स्थान है और गेहूं में भी है। तो भारत में गेहूं जो उत्पादन व उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से देखें, उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो चावल के बाद दूसरा स्थान गेहूं का ही आता है भारत में खाद्यान्न के रूप में। ठीक है, चावल भी है और गेहूं भी है। यहाँ पर उत्पादन जो होता है वो शीतकाल में होता है। समशीतोष्ण जब जलवायु होती है, समशीतोष्ण, उस समय चावल की फसल को बोया जाता है। सबसे ज़्यादा जो चावल होता है भारत में वो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिक बोया जाता है या अधिक होता है। यूँ कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर शीतकाल में इस फसल को ली जाती है। या देश में उपलब्ध जो कृषि भूमि है, जितनी भी देश में जितनी भी उपलब्ध कुल कृषि भूमि है उसका 11% भाग पर गेहूँ की ही कृषि की जाती है शीतकाल में। खाद्यान्न अंतर्गत भी हम बात करें, खाद्यान्न के उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करेंगे हम, तो कुल जो भूमि है, कुल कृषि भूमि है खाद्यान्न के रूप में, यानी तिलहन दलहन की बात अलग है। खाद्यान्न के रूप में जिसमें व्यापारिक फसलें हैं, जिसमें हम औद्योगिक फसलें हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहे, केवल खाद्यान्न फसलों की बात कर रहे हैं। तो खाद्यान्न उत्पादन की कुल भूमि के 20% भाग है, यानी कुल 100% मान ले खाद्यान्न भूमि को, यानी खाद्यान्न के रूप में जो फसल ली जाती है उसको, तो उसका 20% गेहूँ को ही उत्पादन किया जाता है। सभी फसलों में जो जनसंख्या का जो सभी फसलों की बात करें तो उत्पादन में गेहूं जो है अपना योगदान सबसे ज़्यादा देता है। यानी इसका योगदान जो है भारत में खाद्यान्न के रूप में फसलों में, तो वो है 34.9%, लगभग 35% इसका योगदान है। ठीक है, ये जो मुख्य फसल है गेहूं वाली, जिसके उत्पादन की हम बात करें कि भारत की लगभग जो 30% जनसंख्या है वो इस गेहूं की फसल पर ही निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहें कि उत्तरी भारत है, उस उत्तरी भारत में अक्टूबर नवंबर में गेहूं की फसल को बोया जाता है, जबकि हम दक्षिणी भारत की बात करें तो वहाँ पर सितंबर अक्टूबर में ही इसको बो दिया जाता है और इसका जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल के मध्य इसको काट ली जाती है। ठीक है, तो उत्तर भारत की बात अलग है और दक्षिण भारत की अलग है कि वहाँ की जो जलवायु है, समशीतोष्ण प्रकार की जो जलवायु है, वहाँ पर वो अनुकूल दशा 1 महीने पहले यहाँ पे दक्षिणी भारत में हो जाती है, जबकि उत्तरी भारत में 1 महीने बाद में वो दशा बनती है। तो आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कहा कि भारत देश में जो उत्पादन होता है गेहूँ का, वो भारत की लगभग 30% जनसंख्या जो है वो भारत की गेहूँ पर ही निर्भर है। यानी गेहूं की कृषि के कारण वो अपने खाद्यान्न के रूप में अपनी पूर्ति करता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि उत्तरी भारत में ये फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। दक्षिण भारत में सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और यहाँ मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी भौगोलिक दशाएँ। जो गेहूँ है, गेहूँ की जो भौगोलिक दशाएँ हैं वो क्या है? भौगोलिक परिस्थितियाँ। पहली बात तो ये जो जलवायु है, ये जो गेहूं की पौधा है, इसके अंदर जो तापमान है वो तापमान कैसा चाहिए इसको, गेहूं की फसल को तापमान किस प्रकार के तापमान की आवश्यकता है? तो हम कहते हैं ये पौधा समशीतोष्ण जलवायु का है।
उसमें उत्पादित होता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि समशीतोष्ण जलवायु इसको चाहिए, समशीतोष्ण जलवायु, इसमें ही ज़्यादा उत्पादित किया जा सकता है गेहूं की फसल को। ठीक है, उत्पादन होता कब है इसका? अक्टूबर नवंबर से मार्च के मध्य इसका उत्पादन कब होता है? अक्टूबर नवंबर से। रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल, अप्रैल के मध्य। समझ गए बात? ये जो फसल है इस समय यहाँ भारत के अंदर देखें तो शीत ऋतु होती है। इस समय भारत में क्या होती है? शीत ऋतु। ध्यान देना, यहाँ पे जब हम ग्लोब पे पढ़ते हैं सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, तो सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है, कर्क रेखा पर चमक रहा होता है, जब कर्क रेखा पर चमकेगा तो उत्तरायण की स्थिति होगी। इस समय यहाँ पर इस गोलार्ध के अंदर तो ग्रीष्म काल होगा। क्या होगा? ग्रीष्म काल या ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, और इस समय, इसी समय की बात कर रहे हैं जब यहाँ 21 जून को चमक रहा होता है कर्क रेखा पर, तो इस कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होती है। जबकि हम मकर रेखा की बात करें, ये मकर रेखा है, इस मकर रेखा पर 22 दिसंबर को चमकता है। ठीक है, 21 सितंबर या 23 सितंबर की बात करें, या हम 21 मार्च की बात करें तो विषुवत रेखा पे चमकता है। तो 21 सितंबर के बाद में सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा चमकता है, तो ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर होती है, यानी सूर्य की सीधी किरणें जहाँ पड़ेगी उस गोलार्ध में सीधी पड़ती है, उस गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और जबकि दूसरे विपरीत गोलार्ध है जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पहुँचती हैं वहाँ पर शीत ऋतु होती है। तो देखना 21 जून के समय आसपास जो समय होता है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक का जो समय होता है वो तो होता है उत्तरी गोलार्ध का ग्रीष्म काल, और उसी समय यहाँ पर होता है शीत ऋतु। यहाँ पे क्या होगी? शीत ऋतु। तो अब बात करें कि विपरीत दिशा में 21 सितंबर के बाद में और जो 21 मार्च के समय के बीच में जो टाइम होता है, जो समय होता है, तब सूर्य दक्षिणायन होता है। तो दक्षिणायन में तो इस दक्षिणी गोलार्ध में तो होती है ग्रीष्म ऋतु, और उत्तरी गोलार्ध में होती है शीत ऋतु। तो ये जो समय है अक्टूबर नवंबर से मार्च तक का, ये कहाँ का है? इस गोलार्ध में चमकने का है। सूर्य दक्षिणी जो गोलार्ध है इसमें चमकता है, तो यहाँ तो ग्रीष्म ऋतु होगी, और अपना उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर होगी शीत ऋतु। इस समय अपने यहाँ पे क्या होगी? शीत ऋतु। और भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ पर भारत की कंडीशन है। ठीक है, तो भारत इस गोलार्ध में जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है पृथ्वी का, तो इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में भारत को माना जाता है। तो यहाँ पर जो ऋतु होगी वो कौन सी होगी? शीत ऋतु होगी। तो इसमें हम यूँ कहें कि शीत ऋतु है, इसलिए भारत में जो गेहूँ होगा वो शीतकाल में उत्पादन किया जाता है गेहूँ का, यानी इस समय यहाँ पे क्या है? शीत ऋतु है, जिसके कारण यहाँ पे शीतकाल में गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं को बोने से काटने तक हम बात करें तो इसको तापमान की आवश्यकता कम से अधिक चाहिए। बोते समय कम, और जो पकते समय इसको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, अधिक तापमान की आवश्यकता, इसको आप ध्यान में रखना। यहाँ पे हम कहें कम से अधिक, पहले टेम्परेचर कम होना चाहिए, और जैसे बोते हैं उस समय कम टेम्परेचर, उसके बाद बढ़ता है तो थोड़ा ज़्यादा, फिर उसके बाद में काटते हैं तो और ज़्यादा। जैसे हम कह सकते हैं कि बोते समय इसको 10 डिग्री टेम्परेचर, बोते समय कितना तापमान चाहिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पकते समय या यूँ कहें कि इसको बढ़ते समय कितने चाहिए? यहाँ पर बढ़ते समय की बात करें तो बढ़ते समय इसको 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यकता है, और पकते व काटते समय इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो आप यूँ कह सकते हो कि इस फसल के लिए तापमान कम से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है गेहूं की फसल के लिए। ठीक है, यहाँ पर 100 दिन पाला रहित होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 दिन पाला रहित होना चाहिए।
अगर पाला पड़ेगा 100 दिन, अगर पत्ते वृद्धि करते समय अगर पाला पड़ेगा तो ये फसल नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए पाला इसके लिए हानिकारक है। तो पाला रहित मौसम होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया इसके तापमान से संबंधित बात। इसके बाद हम बात करते हैं वर्षा की। दूसरा जो परिस्थिति है इसकी भौगोलिक, वो है वर्षा। कौन सी है? वर्षा। हम वर्षा की बात करें तो इसको अगर वार्षिक वर्षा की बात करें, वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की इसको आवश्यकता होती है। 75 सेंटीमीटर तक ये फसल हो सकती है। इससे कम वर्षा होगी जहाँ पर भी, वहाँ सिंचाई की आवश्यकता होती है। इससे कम जहाँ पर भी वर्षा होगी वहाँ पर सिंचाई सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, अन्यथा ये फसल नहीं होती। यहाँ पे अगर बात करें अधिक वर्षा की बात करें तो अधिक वर्षा अगर होगी जिस क्षेत्र में, वो हानिकारक है इसके लिए। अधिक वर्षा हानिकारक। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। ज़्यादा वर्षा, जैसे मानो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो वो वर्षा यहाँ पर इसके लिए हानिकारक होती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। बोने के कुछ समय बाद में हम बात करें तो इसको हल्की हल्की वर्षा की आवश्यकता हो जाती है। जिससे हम बात करें तो जो वर्षा है, जो हमारे यहाँ भारत के अंदर बात करते हैं, जो कि चक्रवातीय वर्षा होती है शीतकाल के अंदर। शीतकाल में कौन सी वर्षा होती है? शीतकाल में चक्रवातीय वर्षा होती है। विक्षोभ भी वर्षा होती है, जिसको मावट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं हमें? मावट। ये मावट जो वर्षा है, ये वर्षा इस गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक मानी जाती है, क्योंकि इस वर्षा से ही इस फसल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। तो जो ये वर्षा होती है, प्रति चक्रवाती वर्षा, भारत के किन क्षेत्रों में होती है? तो ये क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, उन क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मावट वाली, जो शीतकाल में होती है। ये वर्षा होती क्यों है? क्योंकि जब सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में होता है तो सभी वायदा पेटियाँ 5-5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। इसलिए जो क्षेत्र व्यापारिक वाला है वो पछुआ पवनों की चपेट में आ जाता है। व्यापारिक पवनों का जो क्षेत्र होता है, तो पछुआ पवन 25 से 30 डिग्री के बीच से चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो भारत का जो उत्तरी भाग है वो इस क्षेत्र में आ जाता है। तो पछुआ पवन है, पछुआ पवन के कारण जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, वहाँ से जो चक्रवाती स्थिति बनती है, चक्रवाती स्थिति जहाँ पर बनेगी तो वहाँ से वो विक्षोभ या चक्रवात के रूप में पछुआ पवनों से पश्चिम से पूर्व दिशा में आएंगी भूमध्य सागर से भारत की तरफ, और आकर के इस पर्वतीय क्षेत्र है भारत का, हिमालय वाला, वहाँ पर टकरा करके उसे पर्वतपादी क्षेत्रों में वर्षा कर देती है। तो उन क्षेत्रों में वहाँ पे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले वो क्षेत्र हैं जिसके कारण इन क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है मावठ वाली। जिसकी सबसे ज़्यादा जो फायदेमंद फसल होती है वो गेहूँ होती है, जो रबी की फसल मानी जाती है। तो इस क्षेत्र में शीतकाल में यहाँ होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं? चक्रवातीय वर्षा या मावठ कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा लाभदायक मानी जाती है इसके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी की। वर्षा की बात, इसको वर्षा कितनी चाहिए? 50 से 75। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अधिक वर्षा इसके लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं मिट्टी। यहाँ पे मिट्टी की बात करें तो इस फसल के लिए जो नमीयुक्त जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। नमीयुक्त जो मिट्टी होगी जिसमें जैविक ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, जैविक ह्यूमस यानी उर्वरता, उपजाऊपन उस मिट्टी में अधिक होगा, तो वहाँ पर इस प्रकार के जो गेहूं की फसल होगी वो ज़्यादा होती है। हल्की दोमट चिकनी मिट्टी जो होगी, और या काली मिट्टी की भी हम बात करें, वो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है गेहूं की फसल के लिए। कौन कौन सी? एक तो हल्की दोमट जो चिकनी मिट्टी होती है, हल्की दोमट चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, या काली मिट्टी, लावायुक्त, या यूँ कह सकते हैं लावायुक्त काली मिट्टी, काली मिट्टी। इसको काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं, इसको चरनोजम मिट्टी भी बोलते हैं, सतह जुताई की मिट्टी भी बोलते हैं। तो इस मिट्टी में हम कहें तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो नमीयुक्त जो मिट्टी होगी वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है गेहूं की कृषि के लिए। यहाँ का जो धरातल है उसको भी ध्यान में रखना। धरातल इस गेहूं की फसल के लिए समतल धरातल की आवश्यकता होती है।
समतल धरातल की आवश्यकता वो इसलिए होती है कि इस फसल के लिए जो कृषि यंत्र होते हैं, जो भी कृषि यंत्र होते हैं, उनको यहाँ पे सुलभता से या उसका उपयोग सरलता से किया जा सकता है। ये हम कह सकते हैं कृषि उत्पादक जो यंत्र है उसका उपयोग सरल रूप में हम कर सकते हैं। तो उसके लिए कैसी धरातल की आवश्यकता होती है? समतल धरातल की इसको आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके बाद में हम अन्य कारकों की बात कर सकते हैं, जिसमें हम अन्य कारक में ले सकते हैं जैसे सस्ते श्रम भी हो सकता है, सस्ते और पर्याप्त श्रमिक की बात करें, पूंजी की बात करें, हम यातायात सुविधा की बात करें, या रासायनिक जो उर्वरक हैं उसकी आवश्यकता होती है इसको सबसे ज़्यादा। तो रासायनिक उर्वरकों की बात करें और उत्तम किस्म के जो बीज होते हैं या अन्य कोई कारक ले सकते हैं हम। ये कारक हैं जिनका इतना प्रयोग या प्रभाव नहीं पड़ता इन क्षेत्र में जहाँ गेहूं की कृषि होती है, लेकिन जितना वर्षा का पड़ता है, तापमान का पड़ता है, मिट्टी का पड़ता है, उतना प्रभाव इन चीज़ों का नहीं पड़ता। किन का? सस्ते श्रम का नहीं पड़ता, पूंजी का नहीं पड़ता, यातायात सुविधा का नहीं पड़ता, रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका नहीं पड़ता, उत्तम किस्म के बीज, अन्य कारक जो भी ले सकते हैं, इनका इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना किसका पड़ता है। प्रभाव ज़्यादा पड़ता है वर्षा का, तापमान का, मिट्टी का। ठीक है। लेकिन जो ये बताए हैं मैंने, ये कारक अगर अनुकूल दशा में हैं तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक किया जा सकता है। कौन से कारक है? जो कारक अभी बताए हैं जिसमें सस्ते श्रमिक हैं, पूंजी है, यातायात सुविधा है, इनके कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक लिया जा सकता है। तो इनको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है। उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो भारत में एक बार हम इसको मैप में देखेंगे। मैप की दृष्टि से देखते हैं कि भारत में इसका उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं। उसके बाद हम एक एक राज्य को लेकर के इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। यहाँ पे भारत की इस स्थिति में हम बात करें भारत में, तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन होता है वो इन क्षेत्रों में होता है, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में पंजाब है, हरियाणा, इस उत्तर प्रदेश वाला ये क्षेत्र है, इसके अंदर यहाँ पर बिहार वाला क्षेत्र है, बिहार के अंदर यहाँ पर इसने मतलब ये जो क्षेत्र है, इसके बाद में मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है, या दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है ये वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। ये तो प्रमुख क्षेत्र हो गए इसके। ये जो क्षेत्र है ये तो प्रमुख क्षेत्र हैं इसके। ठीक है। एक गौण क्षेत्र होते हैं, एक तो कौन से होते हैं? प्रमुख क्षेत्र। ठीक है। जिसमें हम यूँ कह सकते हैं, ये दर्शाते हैं, हम जब भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करते हैं तो उसको मैप से दर्शाना होता है। एक होता है गौण क्षेत्र, एक कौन सा होता है? गौण क्षेत्र होता है। गौण क्षेत्र को हम इस तरीके से दर्शा देंगे। ठीक है। तो इसके अंदर ये जो क्षेत्र है बिहार वाले और पूर्वी जो मैदानी भाग है इसका, उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर कुछ गौण क्षेत्र हैं जहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में भी इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे इस भाग में गौण क्षेत्र है, कुछ भाग है राजस्थान का जो गौण क्षेत्र में आता है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यहाँ गुजरात वाला, इसके अंदर भी गौण क्षेत्र है, और यहाँ महाराष्ट्र का कुछ भाग है वहाँ गौण क्षेत्र है। महाराष्ट्र का प्रमुख क्षेत्र में कुछ भाग है यहाँ पर, जो महाराष्ट्र का प्रमुख क्षेत्र भी है मध्य प्रदेश के साथ साथ में। तो इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। ये जो क्षेत्र है इसका हम यूँ भी कह सकते हैं कि भारत का उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है इसके अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से देखें तो सतलज, यमुना और उत्तरी गंगा का जो मैदानी भाग है वो सबसे प्रमुख क्षेत्र माना जाता है गेहूँ उत्पादन में। कौन कौन से? एक तो सतलज, यमुना और यहाँ उत्तरी गंगा, या उत्तरी गंगा भी कह सकते हैं, ऊपरी गंगा भी कह सकते हैं। ऊपरी गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान। ठीक है।
इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो यूँ कह सकते हैं यहाँ पे जो सिंधु नदी जाती है, इसकी सहायक नदियों में यहाँ पे जो शिपकिला दर्रे से सतलज नदी आती है पंजाब में, यहाँ इस क्षेत्र में हिमाचल से इस सतलज की और सतलज जो नदी है पंजाब की तरफ जाती है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो इस नदी के जो बेसिन क्षेत्र या मैदानी भाग है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है, यूँ कहें। फिर उत्तरांचल की जो यमुना नदी है, ये तो ऊपरी गंगा का जो मैदान हो ही गया, यहाँ पे ये गंगा नदी है, इसका ये ऊपरी मैदान, ये मध्य मैदान है और ये दक्षिणी भाग है, ठीक है। तो इस ऊपरी मैदानी भाग है, इसके अंदर भी गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर इसका जो यमुना है, गंगा की सहायक नदियाँ है ये यमुना नदी, इसका जो बेसिन क्षेत्र है, यमुना के सहायक नदियाँ, यहाँ पे चंबल है, यहाँ पर नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो इसके जो मैदानी क्षेत्र है यमुना के, तो उसके अंदर भी गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ऊपरी गंगा का, यमुना का और सतलज का, इन नदियों के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखोगे, सर्वाधिक उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में होता है। इसके बाद में हम एक एक प्रदेश को लेकर के इनकी चर्चाएं कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? उत्तर प्रदेश की बात करें। जैसे उत्तर प्रदेश, भारत में इसकी जो लोकेशन है उत्तर प्रदेश की वो ये है। यहाँ पर ये जो राज्य है उत्तरांचल है, तो यहाँ पे हरियाणा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश की है। यहाँ इधर राजस्थान से जुड़ा हुआ है, इधर मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, कुछ भाग छत्तीसगढ़ से है और इस भाग में बिहार से जुड़ा हुआ है। तो ये स्थिति, ये कौन सी है? उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जहाँ पर गंगा नदी की उसकी सहायक नदियाँ हैं, घाघरा है, गंगा नदी है, उसकी यमुना नदी है, ये सारी नदियाँ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो इन क्षेत्रों में इसके जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर गेहूँ का उत्पादन होता है। यहाँ पर अगर हम भारत के कुल उत्पादन की बात करें कि भारत के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है, तो यहाँ पर 28% गेहूँ का उत्पादन करके ये प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। तो यूँ कह सकते हैं भारत के कुल उत्पादन का 28% उत्पादित करके प्रथम स्थान रखता है। समझ गए बात? उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत करता है? 28% उत्पादन करता है और प्रथम स्थान रखता है। इसमें जो क्षेत्र है, एक तो गंगा यमुना का जो मैदान है, एक तो कौन सा हो गया क्षेत्र इसका? गंगा यमुना का, और एक घाघरा जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे जो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है घाघरा वाला, घाघरा नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। गंगा की इधर से यमुना, इधर से घाघरा, जो ये उपजाऊ जो मैदानी क्षेत्र है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ का उत्पादन क्षेत्र है, जहाँ पे प्रतिवर्ष इन नदियों के द्वारा, प्रतिवर्ष की बात करें तो इन नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। नदियों द्वारा क्या लाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊपन वाली मिट्टी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा फसलें होती हैं। तो गेहूं की फसल के लिए जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। कुल कृषि भूमि देखें इसकी उत्तर प्रदेश की, तो कुल कृषि भूमि का 32% भाग पर, कुल कृषि भूमि के 32% भाग पर गेहूं की कृषि करता है उत्तर प्रदेश। अपनी कुल कृषि भूमि के 32%, जहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें, इस भूमि पर उत्पादन करता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो यहाँ पर 2510 kg का होता है। कितना होता है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2510 kg उत्पादित होता है। यानी कुल कृषि भूमि के 32% पर, यानी यहाँ की जो कृषि भूमि है अगर 100 माना जाए तो उसमें से 32% पे तो केवल गेहूं की कृषि होती है, जिसमें प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो 2510 kg का होता है, या 2510 kg यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जाता है, ठीक है। केवल यहाँ पर 2 क्षेत्रों को छोड़ करके संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूँ की कृषि की जाती है। एक तो यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, एक तो पर्वतीय क्षेत्र और एक जो पठारी क्षेत्र है, एक पठारी क्षेत्र है, इनको छोड़कर
संपूर्ण उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भूमि पर या कृषि भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है, गेहूं फसल ली जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ते हैं, पठारी क्षेत्र को छोड़ते हैं, बाकी जो क्षेत्र है उसके ऊपर गेहूं की कृषि की जाती है, जिसमें हम कुछ ज़िले हैं जहां पे मुख्य यहाँ जो गेहूं उत्पादक ज़िले माने जाते हैं उनके अंदर हम बात कर सकते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं यहाँ पे, तो हम कहें तो इस क्षेत्र में बुलंदशहर है। कौन सा है? बुलंदशहर। मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरनगर बोल सकते हो, नगर। ठीक है, यहाँ पर मुरादाबाद और सहारनपुर यूपी के क्षेत्र हैं। मेरठ। इन क्षेत्रों के अंदर ये जिले हैं। कौन कौन से हैं? बुलंदशहर है, मेरठ है, सहारनपुर है, यहाँ पे मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है। इन क्षेत्रों के अंदर मुख्य गेहूं उत्पादक ज़िले हैं ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्य ज़िले हैं ये, मुख्य गेहूं उत्पादक ज़िले हैं, जिसमें हम बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ की बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।